नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी स्पीच शेयर कर रहा हूँ। ये स्पीच स्टीव जॉब्स ने दी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2005 को। ये उन्होंने स्पीच दी थी और ये काफ़ी अच्छी स्पीच है। इसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और ये आपके भी बहुत सारे प्रश्नों का हल दे सकती है स्पीच। तो मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को समय निकाल करके पूरा अंत तक। सॉरी सर, जिन्हें आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी इस स्पीच को रिकमेंड किया है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया स्पीच है जो उन्होंने आज तक की दी है। इसमें उन्होंने 3 स्टोरी शेयर की है और वो एक्चुअल में उन्होंने इंग्लिश में करी है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ढंग से। तो मैं उसका यहाँ पे हिंदी में आपको एग्जैक्टली जैसे उनके वर्ड्स थे उन्हीं वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलेंगे जो आपके जीवन में आप फेस करेंगे आगे जा कर के, या आप अभी फेस भी कर रहे होंगे। तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो आपको इस स्पीच से मिल जाएंगे। तो आप इस स्पीच को ध्यान से सुनिए और पूरा एंड तक सुनिए क्योंकि आपके इसमें बहुत सारे प्रश्नों के हल मिलने वाले हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर से मोटिवेट कर देगा। ये आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगा आपके जीवन में अंदर से नई चीज़ें अचीव करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, अगली जो आवाज़ होगी वो मेरी ही होगी, लेकिन सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन को इसको मैं बोल रहा हूँ। की आवाज़ स्टीव जॉब्स से। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल 3 कहानियाँ। जो पहली कहानी है वो डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैंने उसके 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आते जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, किंतु उनकी यही इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल आता है और बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और मेरे पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीने के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण मेरे जन्म देने वाले माता पिता मान गए। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने के बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह से मुझे इसमें मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया, जो भी होगा अच्छा ही होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलें बेच करके मिलने वाले पैसे से खाना खाता। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यूशन की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। मुझे कॉलेज के परिसर में हर जगह पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था।
क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस और प्रोपोर्शनेटली पेस्ट फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब ही नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं करता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव लग रहा था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास तो करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी न किसी चीज़ पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं सौभाग्यशाली था, मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज़ और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश रिलीज़ की और मैं 30 वर्ष का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक प्रकार से रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विज़न को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी मैं निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब ख़त्म हो चुका था और यह पूरी तरह से ही बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपनी पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और सब कुछ ऐसा हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी बहुत पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा चुका था। अगले 5 साल में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टार बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्निक्स का प्रयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल ने नहीं निकाला होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी
ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी ज़रूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आपको पसंद है। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है जो आप करना चाहते हैं, तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चलेगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में भी होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। और मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के विषय में। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह से था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता, तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, तब सारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, सारा गर्व, असफलता का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था, आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते, वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका यह अर्थ हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ उपस्थित थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुँचूँ। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ़ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी के लिए व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचार के शोर में अपनी ज़िंदगी की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस करें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। अन्य सभी चीज़ें सेकेंडरी हैं।